आशीर्वाद संवाद रखा गया है और यह सच्चाई है कि ये बहुत जल्दी रखा गया था क्योंकि मेरा भी जो बिहार में शेड्यूल था वो काफी बिजी था। तो मैं 2-3 दिन पहले ही सिन्हा साहब को बोला कि दिल्ली के भी लोगों से मुझे जनसंवाद करना है, क्योंकि जब भी मैं दिल्ली आता हूँ 2-3 बार मैं आया हूँ और काफी लोगों से मैं रूबरू हुआ हूँ और आप लोगों का हमेशा मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिला है। जब भी मैं दिल्ली आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनों के बीच में आया हूँ। इसलिए मैं सोचा कि इतना बड़ा अगर मैं एक इतिहास रचने जा रहा हूँ, 25 मई को एक जन आशीर्वाद रैली करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे आप लोगों से मिलना जरूरी है। इसके लिए मैं दिल्ली में आप लोगों से आज मिलने आया हूँ और मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। ऐसे तो लगभग मेरे बारे में सभी लोगों ने कुछ ना कुछ बता ही दिए हैं। ऐसे मैं नवादा जिला से रहने वाला हूँ, बिहार का एक जिला है नवादा जिला, वहाँ का रहने वाला हूँ और दिल्ली से ही मैंने अपनी पढ़ाई की है और करीब 8 साल तक मैंने दिल्ली में रहा और 2006 में मैं गुजरात शिफ्ट किया, बड़ौदा, वहाँ पे शिफ्ट किया अपना बिजनेस करने के लिए। और करीब 15 साल का संघर्ष करने के बाद, क्योंकि हमें जो विरासत में मिला है सिर्फ वो इतिहास में ही मिला है, बाकी कुशवाहा समाज या कुरी समाज या सैनी समाज या माली समाज या मौर्य समाज, हम लोग एक साधारण परिवार से आते हैं। हमें कुछ विरासत में नहीं मिला है, खुद अपने मेहनत करके हमें हमने बढ़ा है। तो जब हम भी यहाँ से दिल्ली से जब मैं गुजरात गया तो एक जोड़ी कपड़ा लेकर गया था और वहाँ पे 15 साल संघर्ष करने के बाद, एक कड़ी मेहनत करने के बाद अपने आप को एक बिजनेसमैन के रूप में स्थापित किया। और जब 2018 में अपने आप को एक बिजनेसमैन के रूप में स्थापित किया तो मुझे लगा जब मुझे भगवान ने कुछ दिया है तो अब मुझे अपने समाज को, सोसाइटी को लौटाना चाहिए। तो मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, तो मुझे लगा कि किसी भी समाज को अगर मजबूत करना है तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो शिक्षा को मजबूत करना होगा। तो 2019 में, मैं जिस जिला से आता हूं, 2019 में उस जिला में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मैंने अपने समाज के लोगों से मिला और समाज के लोगों को बताया कि जो भी हमारे समाज के जितने भी बच्चे हैं जो गरीब है आर्थिक रूप से, लेकिन उस बच्चे के अंदर आईएएस आईपीएस बनने का जुनून है, जज्बा है, डॉक्टर बनने का जुनून है, इंजीनियर बनने का जुनून है, पर उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, वो पढ़ नहीं सकते, वैसे सारे बच्चे को मैं गोद लूंगा और पढ़ाने का काम करूंगा। तो ये सिलसिला मेरा 2019 से शुरू हुआ और अभी तक ये सिलसिला जारी है। और अभी तक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि करीब 300-400 बच्चे को मैंने गोद लिया है और दिल्ली, कोटा जैसे शहरों में रखकर मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, ताकि आने वाले समय में हमारा जो समाज है एक मजबूत और एक समृद्ध समाज बने। पर जैसे जैसे मैं समाज के करीब आता गया, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, तो एक समय के बाद, एक वक्त के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि किसी भी समाज को मजबूत करने के लिए जितना महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा का होता है, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान राजनीति का भी होता है। राजनीति और शिक्षा समाज को मजबूत करने के लिए दोनों एक साइकिल की पहिए की तरह होता है। अगर एक पहिया साइकिल का खराब हो तो साइकिल नहीं चल पाती है। तो आज भले ही हम शिक्षा को कितना भी मजबूत कर लें, लेकिन अगर हम राजनीति को अपने समाज की हक और हिस्सेदारी के लिए मजबूत नहीं करेंगे, हमारा समाज कभी भी एक मजबूत और एक समृद्ध समाज नहीं बन सकता। और एक बिजनेसमैन के लिए राजनीति करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं इमोशनली हूं, जब समाज के लोग मेरे ऊपर प्रेशर डालना शुरू किए, मेरे से रिक्वेस्ट करना शुरू किए कि आपके जैसा समाज सेवी को, आपके जैसे पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में भी योगदान देना चाहिए। तो जब 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो मैं पूरे बिहार का दौरा किया। जितने भी हमारे समाज के लगभग प्रत्याशी थे जो किसी भी दल से खड़ा हुए थे, चाहे वो एनडीए से थे, चाहे महागठबंधन से थे, चाहे आरजेडी से थे, चाहे वीआईपी से थे, चाहे हमारे गार्जियन उपेंद्र कुशवाहा थे, सभी के पास जाकर मैं अपना समय से, पैसा से सभी को योगदान दिया, ताकि आने वाले समय में हमारे अधिक से अधिक संख्या में हमारे समाज के लोग एमपी बने और हमारा समाज आने वाला समय में एक मजबूत और एक सशक्त समाज बने। लेकिन निराशाजनक रिजल्ट रहा। हमारे हिसाब से बिहार में उतनी सीटें नहीं जीत पाए हमारे समाज के लोग।
लेकिन जब मैं 3 महीने बिहार का दौरा किया अपना सब कुछ छोड़कर, तो एक चीज जो मैंने महसूस किया और देखा, वो चीज मेरे दिल को चुभ गई और मेरा विचारधारा बदल गया, मेरा विचार बदल गया और मुझे राजनीति में आने के लिए मजबूर कर दिया। जब नवादा से कुछ लोग मेरे पास आए मिलने के लिए, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो काफी लोगों का रिक्वेस्ट करने के बाद कि सर आपके जैसे लोगों को नवादा से चुनाव लड़ना चाहिए, हमारा कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अगर इंटरेस्ट होता तो मैं आपको बता दूं, जितना समाज सेवा मैंने पिछले 6 सालों में किया, लेकिन कभी भी मेरा आप कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पे नहीं देखेंगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, कि निशिकांत सिन्हा ने इतने बच्चे को गोद लिया, या निशिकांत सिन्हा ने छात्रावास बनवाया, निशिकांत सिन्हा ने धर्मशाला बनवाया। कहीं भी कोई भी पोस्ट नहीं आप देखोगे। अगर मुझे नेता बनना होता तो मैं 2019 से ही अपना ब्रांडिंग और अपना मार्केटिंग करना शुरू कर देता, लेकिन कभी भी मेरी राजनीतिक में दिलचस्पी नहीं रही। यहाँ तक कि हमें बचपन में सिखाया जाता था कि अगर बेटा, अगर किसी गरीब को या किसी समाज को मदद कर रहे हो तो दाएं हाथ से मदद कर रहे हो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। वही सिद्धांत के साथ मैं अपने समाज को मदद करता गया। तो जब नवादा से बहुत सारे लोग बड़ौदा मिलने के लिए पहुंचे और मेरे ऊपर दबाव तो नहीं, एक तरह से उन लोगों ने अपना विचार रखा कि आपके जैसे लोगों को नवादा से इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो उस टाइम जो सीट थी नवादा की एनडीए की, एलजेपी की थी, तो मैं जाकर एलजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी जाकर मिला कि हम नवादा से आते हैं और नवादा में मैंने काफी समाज सेवा किया, एक पढ़ा लिखा युवा हूँ, एक उद्योगपति हूँ और काफी समाज के गरीब लोगों और हर तरह के लोगों को मैंने मदद किया है। तो अगर आप अपने पार्टी से हमें टिकट देने की इच्छा रखते हैं तो मैं इस काम को आगे बढ़ा सकता हूँ। उन्होंने लगभग 15 दिन 20 दिन आश्वासन दिए, फिर आखिर वो जो सीट थी एलजेपी से वो बीजेपी के पास चली गई। उसके बाद मैंने इंटरेस्ट भी नहीं दिया। लेकिन जब मैंने पूरे बिहार का 3 महीना दौरा किया, तो एक चीज मेरे दिल को जो चुभी कि जहां हम बोलते हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, हम उस विरासत से आते हैं जिन्होंने पूरे इस देश और अखंड भारत पे अपना शासन किया। आज उन्हीं का जो वंश है हम लोग, और सम्राट अशोक का जो अंश है, आज हमारी बिहार की तीसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद और देश में भी हमारी लगभग तीसरी चौथी सबसे बड़ी आबादी है, 16 से 20% की आबादी है अगर हम पूरे देश की बात करें तो एक सम्राट अशोक का वंशज एक पासवान के पास जाकर टिकट का भीख मांग रहा है। एक सम्राट अशोक के वंशज एक मांझी के पास जाकर अपना टिकट का भीख मांग रहा है। ये चीज मेरे दिल और दिमाग को झकझोर दिया। जहां हम बोलते थे कि हम वैसे विरासत से आते हैं जिन्होंने मगध ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि आधे दुनिया पे अपना शासन किया, आज उन्हीं का वंश एक मांझी और एक पासवान के पास जाकर टिकट का भीख मांग रहा है और टिकट नहीं दिया जा रहा है। उसी दिन आपका बेटा, आपका भाई निशिकांत सिन्हा फैसला लिया कि अब सम्राट अशोक का जो वंशज है वो टिकट मांगने का काम नहीं करेगा, टिकट बांटने का काम। और यही एक विचार मेरी जिंदगी को बदल दी। और उसी दिन मैंने फैसला लिया कि अब वही फिर से जो सम्राट अशोक का शासन था, उस शासन को फिर से दोहराने का काम करूंगा। और उसी दिन से मैं अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए, अपने समाज को एक विकसित समाज बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। और पिछले 9 महीने से मैं जन आशीर्वाद संवाद कर रहा हूं। और इसका पहला जो मीटिंग रखी गई थी वो मौर्या होटल में रखी गई थी। मैं कोई राजनीति करने नहीं आया हूं। अभी जैसे हमारे गार्जियन रामदुलार बाबू बोले या कोई गार्जियन बोले कि निशिकांत जी अगर बिहार से इलेक्शन लड़ते हैं तो हम जिताने का काम करेंगे, हम लोग को जिताना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2025 बिहार का जो चुनाव होगा वो निशिकांत सिन्हा नहीं लड़ेगा बल्कि हर कुशवाहा का बेटा लड़ेगा। चुनाव तो लड़ेगा लेकिन हर कुशवाहा का बेटा लड़ेगा और हर बेटा को हम जिताने का काम करेंगे। तो पिछले 9 महीने से मैं जन आशीर्वाद संवाद कर रहा हूं।
और उस संवाद का पहला जो मैंने संवाद किया मौर्य होटल में, उस संवाद का नाम ही रखा गया कि हम अपनी खोए हुए विरासत को बचाने का कैसे काम करें। आज हमारे समाज का कोई भी नेता ऐसा नहीं है, चाहे यूपी की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे एमपी की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, हर कोई अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। कभी भी किसी ने ये नहीं मुद्दा उठाया कि जो हम अपनी विरासत को खो दिए सम्राट अशोक की, उस विरासत को बचाने का कैसे काम करें। जयंती आती है, सम्राट अशोक की जयंती आती है, हम सम्राट अशोक के ऊपर माला चढ़ाते हैं और फिर उसी दिन भूल जाते हैं। क्या सिर्फ माला चढ़ा देने से हम अपनी विरासत को बचाने का काम करें? आज हम अपनी पहचान को क्यों खो दिए? जिस सम्राट अशोक ने पूरे देश का नेतृत्व किया, आज उसी समाज का अंश अपने ही हक और अधिकार के लिए, अपने ही हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रहा है। यह कैसा विरोधाभास और यह कैसी विडंबना है कि जिस सम्राट अशोक ने पूरे देश का नेतृत्व किया, आज उन्हीं समाज का वंश और अंश अपने हक और हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे। आप चाहे जो भी राज्य की बात करें, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, क्या हमारी आबादी के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी मिली है? तो जवाब है नहीं। इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हमारे समाज के लोग या हमारे समाज के नेता हमारे समाज का नेतृत्व नहीं कर रहे, और हमारा समाज आज अलग अलग टुकड़ों में बट गया है। किन्होंने, हमारे गार्जियन ने बोला कि आज हमारा जो मुट्ठी है, और ये सच है कि जिस सम्राट अशोक ने हमारे समाज को पांचों उंगलियों को मिलाकर एक मुट्ठी बनाने का काम किए थे, आज यहाँ के सत्ताधारियों ने इस मुट्ठी को फिर से पांचों उंगलियां में अलग अलग कर दिया। किसी को मौर्य बना दिया गया, किसी को साइनी बना दिया गया, किसी को माली बना दिया गया, किसी को दांगी बना दिया गया, किसी को कुशवाहा बना दिया गया, और हम एक वोट बैंक की तरह सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होते गए। इसकी वजह यही है कि हम आपस में बिखरे हुए, और इससे भी जो बड़ी वजह है कि हम अपनी विरासत और हम अपनी पूर्वज को खो दिए, हम अपनी पहचान को खो दिए। और जब तक आप अपनी पहचान को नहीं पहचानिएगा, कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर हम सम्राट अशोक के वंशज हैं तो हम उनके विचारधारों के ऊपर क्यों नहीं चलते? अगर हम सम्राट अशोक के वंशज हैं तो हम उनके पद चिन्हों पे क्यों नहीं चलते? मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई सोना भी होता है, कोई गोल्ड होता है, और उस गोल्ड, उस सोने की अगर धूल, उसके कण को भी अगर आप बाजार में बेचने जाते हैं तो सोना के ही भाव में बिकती है। तो अगर हम सम्राट अशोक के वंशज हैं तो हमारी कीमत भी सम्राट अशोक जैसी ही लगानी होगी, उससे कम हमें मंजूर नहीं, उससे कम हमें मंजूर नहीं। तो हम अपने आप को पहचानने का काम करें, हम अपनी विरासत को लौटाने का काम करें। इसलिए मैं लगातार 9 महीने से अपना सब कुछ छोड़कर, चाहे अपना परिवार हो, चाहे मेरा अपना बिजनेस हो, चाहे सबसे जो कीमती है आज के समय में मेरा समय, एक सफल और एक असफल लोगों के पास जो मेन अंतर है वो समय का ही होता है। एक असफल लोगों के पास समय ही समय होता है, और एक सफल लोगों के पास समय की कमी होती है, समय नहीं होता है। और आज पैसे के साथ साथ मैं पैसे से भी ज्यादा कीमती मैं अपना समय अपने समाज को दे रहा हूं, और वैसे समाज को दे रहा हूं जो समाज कभी भी हमारे लिए खड़ी नहीं हुई। आज मेरी वाइफ, मेरी बीवी बोलती है, उनको पता है, हमारी मैडम को पता है कि मैं पिछले 6 सालों से मैं समाज के लिए सेवा कर रहा हूं। कभी भी मेरी मैडम एक सवाल नहीं उठाई, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो हमें देने का काम करना चाहिए। लेकिन जब मैंने फैसला सुनाया उनको 9 महीना पहले कि मैं अब बिहार जा रहा हूं, तो यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुई। उनको लगा कि कोई बिजनेस करने के लिए मैं बिहार जा रहा हूं। तो उन्होंने पूछा कि आईटी का तो वहां पे स्कोप ही नहीं है। हमारी एक्चुअली आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो हमारी मैडम ने कहा कि वहां तो आईटी का कोई स्कोप नहीं है, तो फिर बिहार जाकर क्या करें? हम कि नहीं, मैं समाज सेवा करने जा रहा हूं। तो हमारी मैडम का दूसरा सवाल था कि उस समाज के लिए आप समाज सेवा करने जा रहे हो जो समाज कभी आपके लिए खड़ा नहीं हुआ। क्योंकि हमारी मैडम को पता है
मैंने आप लोगों को बताया कि हमें कुछ विरासत में नहीं मिला था। हमने 15 साल संघर्ष किया, तब जाके अपने आप को स्थापित किया। और वैसा भी समय हमने देखा जब हमारे पास, मेरे पास बच्चे को पिलाने के लिए दूध का भी पैसा नहीं होता था। वैसे भी समय हमने देखा जब हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं होता था। हमने वैसे भी समय देखा जब 1 साल तक मैंने इंश्योरेंस की पॉलिसियां बेच बेच के अपना घर का पालन पोषण किया था। और कोई भी हमारे समाज का भाई बेटा या आकर 10 रुपया नहीं दिया था कि आज आप इतने तकलीफ में हो, मैं आपके समाज से आता हूँ, मैं ही आपका ही भाई हूँ, ये आप 100 रुपया रखो और अपना घर का पालन करो। तो वो चीज हमारी मैडम ने देखा। फिर भी मेरी मैडम ने कहा कि आप समाज का सेवा कर रहे, मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन समाज का सेवा करने के लिए आप अपना बिजनेस छोड़ के जा रहे हो, अपना परिवार छोड़कर जा रहे हो, तो आपको आज फैसला लेना होगा, या तो आप समाज को अपना लो या तो अपना परिवार को अपना लो। मैंने उनको बड़ा प्यार से समझाया हम कि मेरे घर में आप हो, मेरी माँ है, 2 बेटी है, मैं 4 लोगों को समझा सकता हूँ, अगर नहीं भी समझा पाऊंगा तो आप मेरी समस्या को समझ सकते हो। लेकिन जो बिहार की 1.5 करोड़ की हमारा कुशवाहा परिवार है, शायद मैं 1.5 करोड़ का परिवार को मैं समझा नहीं पाऊंगा, और मेरा समाज मुझे बुला रहा है और मैं समाज के पास जा रहा हूं। मेरा स्वार्थ इतना ही, लोग पूछते हैं कि भाई इतना बड़ा सब कुछ व्यापार छोड़कर आज निशिकांत सिन्हा समाज के लिए कर रहा है, कहीं ना कहीं निशिकांत सिन्हा का स्वार्थ होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वार्थ है, मेरा भी स्वार्थ है इसमें। मेरा स्वार्थ इतना है कि जहां ये महापुरुषों की 4 फोटो लगी हुई है, तो मेरे जाने के बाद भी 5वां फोटो मेरा वहां पे रखा जाए। यही मेरा स्वार्थ, यही इतना ही मेरा स्वार्थ है। और अगर राजनीति मुझे करनी होती तो ये सच्चाई है कि जितना समय और जितना पैसा मैं अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए कर रहा हूँ, उतना कम समय और उतना कम पैसा में मैं दिल्ली में ही राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता और अपना बिजनेस भी करता, राजनीति भी करता। लेकिन सवाल यह है कि मेरे एमपी बन जाने से मेरा समाज एक मजबूत और एक सशक्त समाज बन जाएगा। क्या आज हमारे समाज का नेता एमपी नहीं है? क्या आज हमारे समाज का नेता मिनिस्टर नहीं है? क्या आज हमारे समाज का कोई भी ऐसा दल है जहां हमारे समाज का बेटा या भाई एमपी या एमएलए नहीं? लेकिन क्या हमारे समाज को वो हक और वो हिस्सेदारी हमारे समाज का नेता दिला पाए? मैं हमेशा बोलता हूं कि जो सम्राट अशोक ने हमारे समाज को, हमारे समाज के लोगों को इस धरती का शेर बनाने का काम किए थे, इस जंगल का शेर बनाने का काम किए थे, आज इसी समाज के लोगों को, यहाँ के सत्ताधारियों ने, यहाँ के राजनेता ने इस जंगल के शेर को एक पिंजरे का शेर बनाकर रखा। हमें इन लोग 2 वक्त का रोटी तो देते हैं, लेकिन हमारे हक और हिस्सेदारी को छीन लिए। ये हमें 2 वक्त का खाना तो देते हैं, लेकिन हमें विकास से कोसों दूर रखते। तो उसी हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपने समाज के बीच आया हूं और अपना सब कुछ त्याग करके आया हूं। जैसे गौतम बुद्ध सब कुछ अपना त्याग दिए, तब जाके वो गौतम बुद्ध बने। अगर देखा जाए तो इस पूरे धरती में उनसे बड़ा कोई राजा नहीं हुआ था, और हमें गर्व है कि हम उसी विरासत से जब हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं, और आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा या अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ा होगा, तो उतना बड़ा उनके परिवार राजा था कि गौतम बुद्ध को रखने के लिए, उनको रहने के लिए अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह का घर बनाया गया। गर्मी में रहने के लिए गर्मी का घर बनाया गया, ठंड में रहने के लिए ठंड का घर बनाया गया, और बारिश में रहने के लिए बारिश का घर बनाया। जब सिद्धार्थ बुद्ध का जन्म हुआ था, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो देश और दुनिया की तमाम ज्योतिषों को बुलाया गया था, उनके पिता बुलाए थे और सबसे पूछे थे कि मेरा बेटा का भविष्य क्या है, मेरा बेटा क्या बनेगा। तो सबने बोला था कि बड़ा होकर संत बन जाएगा। उनके पिता को भरोसा नहीं हुआ। तो पिता ने सारे संत को बोला, सारे ज्योतिषियों को पूछा कि इसके लिए अगर ये संत ना बने, इसके लिए मुझे क्या करना हो। तो सारे ज्योतिषियों ने अलग अलग अपना अपना विचार रखा। सबने बोला कि अगर चाहते हो कि ये संत ना बने, तो इनको किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ
ना देना। इनके पास कभी भी कोई बूढ़ा लोगों को मत दिखाना, कभी भी कोई बीमारी इनको ना होना देना। और जो भी आपके घर में इतना बड़ा जो आपका बंगला है 100 एकड़ में, कोई भी जो पेड़ है उसका जो पत्ती है वो सूखना नहीं चाहिए या पीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूखे पत्ती को देख के हो सकता है आपका बेटा का विचार बदल जाए। तो जब पेड़ की पत्ती पीली होती भी नहीं थी कि उसके पहले ही माली उस पत्ती को तोड़ देते थे। इस तरह से गौतम बुद्ध का ख्याल रखा जाता था। कभी भी उनको महलों से निकाला नहीं जाता था कि कहीं कोई बुजुर्ग को ना देखे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब एक युवा क्लब का उद्घाटन करने के लिए सिद्धार्थ को जाना था। तो जब सिद्धार्थ जा रहे थे अपने साथी के साथ, तो जैसे ही कुछ दूर आगे चले तो देखे कि एक बूढ़ा व्यक्ति झुक कर चल रहा था। तो उन्होंने वहीं पे रथ को रोका और अपने साथी से पूछा कि यह जो व्यक्ति है वो झुक कर क्यों चल रहा है। हालांकि उनके जो पिता थे वो उनके सहयोगी को कुछ भी बताने से मना कर दिए, लेकिन जब बुद्ध ने काफी जिद किया तो उनके जो सहयोगी थे उन्होंने बताया कि ये जो अवस्था है वो आखिरी अवस्था होती है। जैसे आप अभी बचपन है, आपकी बचपन की अवस्था है, उसके बाद आप युवा होंगे, उसके बाद आपकी जवानी की अवस्था आएगी और फिर बाद में आपकी बुढ़ापे की अवस्था आएगी। जब आपकी बुढ़ापे की अवस्था आएगी तो आपको भी झुककर चलना। फिर कुछ देर वो आगे चले तो देखे कि एक लाश जो था वो सफेद कपड़ा में बांध कर लेकर जा रहा था। तो फिर वो अपने साथी से पूछे कि इस व्यक्ति को सफेद कपड़े में बांध कर क्यों लेकर जाया जा रहा है। फिर काफी जिद करने के बाद उनका साथी बताया कि बूढ़े होने के बाद की अवस्था है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसे एक दिन ऊपर जाना होता है और वही अवस्था है। तब सिद्धार्थ ने पूछा क्या एक दिन मुझे भी जाना होगा क्या? तो बोला हाँ, आपको भी जाना। फिर कुछ दूर आगे चले तो देखे कि एक व्यक्ति गेरुआ कलर का कपड़ा पहनकर रोड को पार कर रहा था, सड़क को पार कर रहा था। फिर वो अपने सहयोगी से पूछे कि ये गेरुआ कलर का कपड़ा कौन पहना हुआ है और इसका क्या काम है। तो उन्होंने पूछा कि वो ऐसा व्यक्ति इस तरह का कपड़ा पहनते हैं जो अपनी जिंदगी में सब कुछ त्याग देते हैं और समाज का और देश का सेवा करने में लग जाते हैं। उन्होंने वहीं से रथ को लौटा दिया और वो घर वापस नहीं गए। और 12 साल तपस्या करने के बाद जब वो अपना घर जाते हैं आधी रात को, तो जब दरवाजा खटखटाते हैं तो उनकी बीवी जो यशोधरा जो थी वो दरवाजा को खोलती है और जैसे ही सिद्धार्थ को देखती है दरवाजा बंद कर देती है। फिर वो सिद्धार्थ जो है दरवाजा को खूब पटकते हैं, हल्ला करते हैं। तो फिर दोबारा उनकी बीवी आती है और गुस्से में बोलती है कि मुझे बिना बताए कहाँ चले गए और इस तरह से कोई जाता भी है क्या? तो सिद्धार्थ का जो जवाब था वो एक ही जवाब था कि अगर मैं जाता तो तुम जाने देती क्या? और मैं गया था सिद्धार्थ बनकर और मैं लौटा हूँ गौतम बुद्ध बनकर। मैं गया था सिद्धार्थ बनकर पर मैं लौटा हूँ गौतम बुद्ध बनकर। और मेरे और उनमें त्यागने का एक ही अंतर है कि गौतम बुद्ध अपने घर वाले को बताकर गए थे और निशिकांत सिन्हा घर वाले को बताकर गए। त्याग दोनों पर। तो आज बिना त्याग का कुछ भी नहीं मिलता है। तो किसी ना किसी को समाज को अगर नेतृत्व करना है, समाज को एक मजबूत समाज बनाना है, समाज को एक विकसित समाज बनाना है, तो बिना त्याग कर हमारा समाज एक मजबूत समाज नहीं बन पाएगा। और मेरी लड़ाई सिर्फ इतना ही है कि हमारी जो आबादी है, हमारा जो हक है, उसके हिसाब से हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए मैं जगदेव बाबू की विचारधारा को हमेशा जिंदा करने का प्रयास करता हूँ। जगदेव बाबू का भी विचारधारा वही थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए मैं हमेशा हर मन से बोलता हूं कि मेरी लड़ाई समाज से नहीं, मेरी लड़ाई हमेशा समाज के लिए, और ना ही तो मेरी लड़ाई समाज के किसी नेता से, चाहे वो हमारे गार्जियन उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे हमारे भाई सम्राट चौधरी। मेरी लड़ाई कभी भी समाज के नेता से, मेरी लड़ाई सिर्फ समाज को मजबूत और एक समृद्ध समाज बनाने की लड़ाई। हमारी लड़ाई है कि जो हमारी तीसरी सबसे बड़ी आबादी, चाहे वो हम बिहार की बात करें चाहे यूपी की बात करें, जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक हम पावर में नहीं आएंगे, जब तक हमारा
खुद का दल नहीं होगा, तब तक लोग हमें सिर्फ और सिर्फ एक बंदर के जैसा इस्तेमाल करते रहेंगे। और मैं लोगों को बोलता भी हूँ कि जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, ये सारे कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों को या सैनी लोगों को या माली लोगों को, जो भी अलग अलग आप लोगों ने, इस देश के लोगों ने अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ये हमें सिर्फ एक बंदर की तरह इस्तेमाल करते हैं। बंदर और मदारी का खेला आप लोग जानते हैं। एक मदारी जो होता है पूरे दिन बंदर से नाच करवाता है, और बंदर मेहनत करता है और उसका जो पैसा मिलता है वो मदारी को मिलता है। और मदारी क्या करता है, उसके बदले उसको कुछ मूंगफलियां देने का काम करता है, पीनट्स देने का काम करता है। उसी सेम तरह से हमारे राजनीतिक दल के लोग कुशवाहा से के साथ कर रहे हैं। हमें छोटा छोटा पद दे दिया जाता है, किसी को जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है, किसी को जिला उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, और हमारा वोट इस्तेमाल किया जाता है। हमारे वोट बैंक से वो सत्ता में आते हैं, लेकिन इस मेहनत का जो फल है वो सिर्फ हमें चंद हिस्सों में दिया जाता है। क्या हम उसी के लायक हैं? ये सोचने की बात है, क्या हम उसी के हक के लायक हैं? आज बहुत लोगों ने अपना विचार रखा कि हमारे समाज के ऐसे भी नेता हैं जो बड़ी से बड़ी पद पर है, नाम लूंगा तो शायद बदनाम होगा, लेकिन आज हमारे समाज के लिए कर क्या रहे? यह सवाल हमारे समाज को छोड़ती। आज बिहार की अगर हम बात करें तो पिछले 2 सालों में अगर आप इसका सर्वे देखेंगे या इसका रिकॉर्ड निकालेंगे तो पिछले 2 सालों में करीब 200 कुशवाहा भाइयों की और बेटों की हत्या हुई। लेकिन ये 200 जो बेटों की हत्या हुई, हमारा समाज का कोई भी नेता नहीं है जो इसका मुद्दा उठा सके, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, चाहे वो सत्ता में हो चाहे सरकार में। अब जब सरकार तक मैं बातों को मैं अपने सवाल को मैं भेजता हूं कि आखिर हमारे समाज के ऊपर इतना अत्याचार क्यों, तो जो समाज के जो नेता है, जो सरकार में, वो यही बोलते हैं कि जो अपराधी है वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं, हम अपराधी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरा जो उनसे दूसरा सवाल होता है कि अगर अपराधी आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं, तो अपराधी कुशवाहा की हत्या क्यों करता है, कुर्मी का हत्या क्यों नहीं करता है? आप पूरे 1 साल में अगर देखेंगे तो पूरे बिहार में एक भी कुर्मी जाति का हत्या नहीं हुआ है। और इसका जवाब यह होता है कि अपराधी को यह पता है कि अगर हम किसी कुर्मी का हत्या करेंगे तो उसका बाप सत्ता में बैठा हुआ है, और अगर हम कुशवाहा की हत्या करते हैं तो इसका कोई भी माए बाप पूछने वाला नहीं। इसलिए लगातार कुशवाहों के ऊपर अत्याचार और हत्या होने का काम कर रहा है। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि उस हत्यारों को, उस अपराधी को हमारी सरकार सजा दिलाने का भी काम नहीं कर रही। अगर 100 कुशवाहा की हत्या हुई है तो उसमें से 70 हत्यारे और अपराधी ऐसे हैं जो अभी तक अरेस्ट तक नहीं हुए। आज आखिर हमारा समाज के लोग किसके पास जाए, किसके पास अपना दुख सुनाएंगे? बोलने के लिए तो बहुत कुछ है हमारे समाज के लोगों के पास, और कहने के लिए भी बहुत है कि हमारे समाज का बेटा यह मंत्री है, वह मंत्री है, लेकिन जब समाज की बात आती है तो कोई भी समाज के लिए खड़ा नहीं होता। क्या हम उसी सम्राट अशोक के वंशज हैं? क्या हम उसी चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं? क्या हम वही गौतम बुद्ध के विरासत से आते हैं? आखिर ऐसे हम कब तक शांत रहे? यही ताकत दिखाने के लिए मैंने यह फैसला लिया है कि आने वाले 2025 हमें अपने समाज को अपना हक और हिस्सेदारी मिले। इसके लिए हमें अपनी पूरे बिहार के लोगों को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी है, ताकि आने वाले समय में ये 2025 का जो चुनाव, आने वाले समय में या तो सम्राट अशोक की वंशज की सरकार बनेगी
या तो सम्राट अशोक के वंशज के बिना किसी की सरकार नहीं बची। वो ताकत हमें गांधी मैदान में दिखानी, तभी जाकर हम सत्ता में आएंगे। और मैं बोलता भी हूं कि जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, ये सत्ताधारी हमारा इस्तेमाल करता रहे। और सम्राट अशोक के शासन में कभी ऐसा नहीं होता। हमें गर्व है कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, और सम्राट अशोक के शासन में कभी किसी को डराया नहीं जाता था। सम्राट अशोक के शासन में कभी किसी को बांटा नहीं जाता था। सम्राट अशोक के शासन में कभी किसी को दरकिनार नहीं किया जाता था। सम्राट अशोक के शासन में कभी किसी को विकास से दूर नहीं रखा जाता। लेकिन आज का जो शासन है और जो शासक है, वो हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अलग अलग जातियों में बांटने का कोशिश कर। आप लोग सभी को पता है, जो बिहार से लोग हमारी 14% की आबादी घटाकर 3.5% की आबादी कर दी गई, ताकि हमारा मनोबल टूट सके और हम राजनीतिक क्षेत्र से कोसों दूर रहे। अब समय आ गया, अब समय आ गया है हमें एकजुट होने की और हमें लड़ने की, और 2025 में वही सम्राट अशोक का झंडा पाटलिपुत्र में फहराने की। और इसकी शुरुआत बिहार से भले ही हो रही है, लेकिन बिहार से, यूपी से होते हुए ये सारे राज्य में जाएगी। और जिस तरह से सम्राट अशोक ने पूरे देश पर अपना झंडा लहराया था, आज फिर से आने वाले समय में ये कुशवाहा का सभी बेटा फिर से पूरे देश में झंडा फहराने का काम करेगा। इसलिए आप जो भी दल में है, जिस भी पार्टी में है, मुझे पार्टी, दल, राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। इस 1 लाख की ताकत दिखाएंगे तो हमें शायद 5 या 10 टिकट मिलेगा। अगर हम 2 लाख की ताकत दिखाएंगे तो शायद 20 टिकट मिलेगा। वही अगर हम 5 लाख की ताकत दिखाएंगे तो कोई भी राजनीतिक दल के लोग 50 टिकट देने का काम करेंगे। और जो भी राजनीतिक दल के लोग अगर हमारे आबादी के हिसाब से हमें टिकट नहीं देते हैं, तो ये इस बार जो राजनीति होने वाली है वो पूरा का पूरा बदलने वाली है। अगर जो भी हमारे समाज के लोग हैं और जितने भी राजनीतिक दल के बिहार में लोग हैं, वो हमारी आबादी के हिसाब से अगर 40 से 42 टिकट नहीं देगी, तो ये निशिकांत सिन्हा हर विधानसभा पे लड़ाने का काम करेगी, ताकि आने वाले समय में हमारा 40 से 50 विधायक जीते और हमारी सरकार बने, या तो हमारे बिना किसी की सरकार ना बने। इसी उद्देश्य के साथ आप सभी लोगों को हैंडबिल मिला हो, उसमें 3 ही चीज इस रैली का उद्देश्य रखा गया है कि अपनी खोई हुई विरासत को कैसे बचाए। और जिस सम्राट अशोक ने इस धरती को एक स्वर्णिम धरती बनाए थे, जिस सम्राट अशोक ने इस समाज को एक स्वर्णिम समाज बनाए थे, आज फिर से आपका बेटा, आपका भाई अब इस समाज को एक स्वर्णिम समाज बनाना चाहता है। जिस चंद्रगुप्त मौर्य ने इस धरती को एक गौरवशाली धरती बनाए थे, आज फिर से मैं इस धरती को एक गौरवशाली धरती बनाना चाहता हूँ। जिस गौतम बुद्ध ने इस धरती को एक ज्ञान की भूमि बनाए थे, आज फिर से मैं इस भूमि को ज्ञान की भूमि बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ और विनती करता हूँ कि आप जहां भी रहे, देश के किसी भी शहर में रहे, किसी भी राज्य में रहे, हर कोई 25 तारीख को अपना उपस्थिति करे, ताकि आने वाले समय में हमारा समाज जो है एक मजबूत समाज बने। क्योंकि ये जो रैली है वो निशिकांत सिन्हा की रैली नहीं, यह रैली आपकी है, यह रैली हमारी है, यह रैली हम सभी की रैली। और यह रैली तभी सफल हो पाएगा जब आप सभी लोग हमारे साथ खड़ा हो। क्योंकि ये जो लड़ाई का शुरुआत मैंने किया है, यह लड़ाई बहुत लंबी और बहुत बड़ी लड़ाई, और इस लड़ाई आपके बिना मैं नहीं लड़ पाऊंगा। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई, यह लड़ाई मैं लंबे टाइम तक, समय तक नहीं लड़ पाऊंगा अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन मैं इतना वादा करता हूं
और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो आपके सर को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा और फिर से अपने समाज को एक मजबूत समाज बनाने का काम करूंगा। और मैं फिर से आप लोगों को एक बार विनती करता हूं कि 25 रैली को सफल बनाने में आप लोग तन मन धन से मदद करें, हर तरह से मदद करें और अभी से अपने अपने लोगों को बोलना शुरू करें कि 25 तारीख को गांधी मैदान में उपस्थित होना है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और अगर आप लोगों का कुछ सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं। धन्यवाद। जय सम्राट, जय भारत।